नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपके निवेश से जुड़े हुए सभी सवालों को इस शो में शामिल कर सकें, आपको सिखा सके निवेश के गुर, ये समझा सकें कि सही तरीका क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, क्या पहला कदम होना चाहिए, अगर आप कदम उठा चुके हैं तो बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये सब बातें आपको बताता है योर मनी। आप आ सकते हैं योर मनी। सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका, व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा yourmoney@nw18.com पर आप अपनी ईमेल आईडी हमें भेज दीजिए। #AskAwaz yourmoney लिखकर आप सोशल मीडिया पर जाकर अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हैं तमाम तरीके इस शो में शामिल होने के। आज आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ मिस्टर विरल भट्ट मौजूद हैं और विरल से हम क्वेरीज पर तो राय लेंगे ही, लेकिन उससे पहले विरल एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। हम हर रोज योर मनी में पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, टारगेट्स की बात करते हैं। कितना जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने गोल को, अपने टारगेट को डिफाइन करना, और टारगेट बेसिकली डिफाइन करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए टारगेट डिफाइन करने का। नमस्ते दीपाली, आपने शो में बुलाया, थैंक यू। डेफिनेटली, यानी इन्वेस्टमेंट्स में जनरली ऐसा देखा गया है दीपाली के लोग कोई टारगेट नहीं रखते हैं। यानी मुझे कहाँ पे जाना है और किस तरह से पहुंचना है, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन होती है। तो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए तो आपका जो गोल होता है, आपको गोल निश्चित करना बहुत ही जरूरी है। और गोल कैसा होना चाहिए? इट शुड बी स्मार्ट, एक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। जनरली कैसा है कि अगर आप देखिए तो फाइनेंशियल गोल्स में आपको कहाँ पे जाना है वो एक इंपॉर्टेंट है। यानी आपको किसके वजह से आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो। बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, या रिटायरमेंट के लिए, या मैंने कुछ लोन लेके रखी है उसके लिए। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके लिए आपका गोल निश्चित होना चाहिए और वो गोल के हिसाब से आपको आपका निवेश शुरुआत करनी चाहिए। अभी म्यूचुअल फंड ये भी एक काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां पे आपको आपके गोल्स के मुताबिक आप आपके जो निवेश है वो आप प्लान कर सकते हैं। तो एमएफ में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी भी होती है, जहां पे जैसे मान के चलो आपका टाइम शॉर्ट टर्म है, राइट, आपको इमरजेंसी प्लानिंग करनी है, कंटीजेंसी प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए डेट फंड है, लिक्विड फंड है। और अगर आपका टेन्योर लॉन्ग टर्म है, मोर देन 10 इयर्स है, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, तो इक्विटी फंड है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स है। तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट आपका गोल निश्चित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है और कब तक पहुंचना है, राइट। इसके लिए स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए और वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको म्यूचुअल फंड से काफी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको बताए हैं विरल ने क्या तरीका होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िए। अब फटाफट से सवालों करते हैं शामिल। सुरेश जैन हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। सुरेश जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग दीपाली। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए क्वेश्चन अपना। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, आपको आवाज आ रही है सुरेश जी? आपकी ऑडियो हम तक आ रही है, प्लीज अपना सवाल पूछिए। सुरेश जैन का सवाल आया तो ना। हेलो हेलो, चलिए, लगता है इनको ऑडियो जा नहीं रही है। इनकी ऑडियो हालांकि हम सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं इनका सवाल ले लेती हूँ बिना देरी किए। तो विरल, जो डिटेल्स इन्होंने दी हैं उसके हिसाब से रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। उम्र इनकी 37 साल है। तो बेसिकली 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अभी फिलहाल इन्होंने बनाया नहीं है। तो जानना चाहते हैं कि किन फंड्स के साथ कितने अमाउंट की एसआईपी इनको करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। दीपाली, यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल नहीं रही है, बट डेफिनेटली एक रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो उनका एक मैं यहाँ पे सिर्फ कहना चाहूंगा, जब भी कोई भी पर्सन रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तो उनको पहले उनका एक्सपेंसेस को टारगेट करना चाहिए कि कितने एक्सपेंसेस होंगे और जिस टाइम पे वो रिटायर होंगे, राइट, और जब तक वो जिएंगे तब तक के लिए वो कितना एक्सपेंसेस उनको लगेगा और वो एक्सपेंसेस के लिए कितना किटी, रिटायरमेंट किटी उनको लगेगा, वो रिवाइज कैलकुलेशन से वो कर सकते हैं। डेफिनेटली उनके दिमाग में कुछ तो टारगेट है, और वो टारगेट के हिसाब से मंथली अमाउंट भी उनको निवेश करनी पड़ेगी
और वो टारगेट अचीव करने में कितना वक्त लगेगा, कितना एक्सपेंसेस लगेगा, इन्फ्लेशन क्या होगी, लिक्विडिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर उनको निवेश करना होगा। ओके, तो किन फंड्स के साथ ये शुरुआत कर सकते हैं? फिर फंड्स के नेम भी बताएंगे प्लीज। देखिए दीपाली, 5 से 6 फंड होने चाहिए। एक लार्ज कैप फंड रख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से एक डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं। और अगर टाइम ज्यादा है, टेन्योर ज्यादा है, तो एक सेक्टोरियल फंड भी रख सकते हैं। 4-5 फंड्स का कॉम्बिनेशन बना के वो अमाउंट को डिवाइड करके वो एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन विरल, अगर आप नेम्स भी सजेस्ट कर देंगे कैटेगरीज के साथ साथ तो इनको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर ये पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो आई एम श्योर हो सकता है ये बिगनर हो, तो कैटेगरी से ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप फंड्स के नेम बता दें। सो जैसे लार्ज एंड मिड कैप में मैं एडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप कहूंगा। फ्लेक्सी कैप में वो कैनरा फ्लेक्सी कैप से जा सकते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी में वो आईसीआईसीआई का हाइब्रिड इक्विटी देख सकते हैं। सेक्टोरियल फंड्स में वो टाटा का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल देख सकते हैं। और लार्ज कैप में वो निकॉन का लार्ज कैप फंड देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो फंड्स आपके स्क्रीन पे भी हैं। क्वांट स्मॉल कैप, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, कैनरा बुक ऑफ फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया बैंकिंग। 40,000 के आसपास की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी हर महीने। 5 फंड के आसपास आप रख सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। संजय हमारे साथ अब मौजूद है। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मेरी 22,300 की एसआईपी आ रही है पर मंथ में, जिसमें मिराई एसेट लार्ज कैप में 4,000 है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 है, कोटक एसेट एलोकेटर फंड में 2,000 है मैम। इसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप 2,000 है, एक्सिस मिड कैप 3,000 है और यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 3,000 है। और इसके साथ मैम फ्रैंकलिन इंडिया यूएस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड में हमारा 30,000 का उसमें इन्वेस्टमेंट है। पीपीएफ में 11 लाख का है। एनपीएस होल्डर हूँ तो जिसमें हमारा पर मंथ 24,000 जाता है उसमें मैम, और टोटल अभी तक एलोकेशन 31 लाख हो गया है। मेरा टारगेट 2037 में 2 करोड़ का है और बीच में हमें 2025 में हायर एजुकेशन के लिए बेटी के लिए 2027 में मैम अप्रॉक्सीमेट 20 लाख चाहिए। तो कृपया सुझाव दें मैम कि ये जो फंड्स हैं ये क्या सफिशिएंट होंगे या इसमें हमें कुछ और फेरबदल करने की आवश्यकता होगी। थैंक यू मैम। ठीक है, तो यानी आज से 5 साल बाद आपको 20 लाख चाहिए और अब से ऑलमोस्ट 15 साल बाद आपको 2 से 2.5 करोड़ चाहिए, करेक्ट? यस मैम। और आपने जो ये फंड्स बताए हैं, काफी सारे फंड्स हैं आपके पास, कब से आप एसआईपीस कर रहे हैं इनमें? मैम इसमें हम एसआईपी कर रहे हैं 2015 में। एक तो कर रहे हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में, जिसमें अप्रोक्सीमेट 2.46 लाख मैं कर चुका हूं। और इसके अलावा जो है बाकी ये जो फंड्स हैं 2019 से स्टार्ट किया हूं मैम। अभी तक हमने 6 लाख 10 लाख 6.10 लाख कर चुका हूं, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7.95 है। 8 लाख के आसपास का आपका एलोकेशन यानी म्यूचुअल फंड्स में है। 11 लाख प्लस का एलोकेशन, 30 लाख के आसपास का आपका ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में भी है। तो आपने सुना पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना, सब जगह इन्होंने ट्रेडिशनल सोर्सेज भी चुने हुए हैं। मे बी ये उसको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रख सकते हैं क्योंकि डिसेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी वहां पर। अब सवाल ये है कि 23,000 रुपए के आसपास की इनकी एसआईपी चल रही हैं। फंड्स इनके पास मेरे ख्याल से 8 हैं इन एसआईपी के लिए। तो पहले तो इस पोर्टफोलियो के बारे में आपकी राय विरल क्या रहेगी? कुछ चेंजेस करना है, छोटा करना है या नहीं है, इसी के साथ कंटिन्यू करें? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपसे 5 साल बाद 20 लाख का टारगेट है और 15 साल बाद 2 करोड़ का। दीपाली जी, एक तो डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है इनका। तो डेफिनेटली अगर आप ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन देखें और उनके जो टारगेट्स देखें तो डेफिनेटली वो काफी अच्छी तरीके से वो अचीव कर सकते हैं। अगर मैं मान के चलूं कि 5.6 लाख का जो अभी उनका निवेश है वो 5 साल में उनको 20 लाख का वो टारगेट चाहिए। हालांकि वो टेन्योर काफी कम है, 14-15% के आसपास अगर वो इक्विटी में से उनको रिटर्न मिलता है तो वो अचीवेबल हो सकता है। एसआईपी से 23,000 की एसआईपी है, ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ वो अचीव कर सकते हैं।
पीपीएफ से अराउंड वो 40 लाख अचीव कर सकते हैं, और एनपीएस भी वो अगर रेगुलर कर रहे हैं टिल रिटायरमेंट तक अगर वो करेंगे तो 1 करोड़ के आसपास का वहां से भी 15 ईयर्स में करेंगे। दिक्कत एक यही है, काफी सारे फंड्स हैं, मैं यहाँ पे कुछ सजेशन देना चाहूंगा उनको कि वो फंड्स चेंज कर सकते हैं कि नहीं। एक तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी को चेंज करके वो कैनरा टैक्स सेवर में वो शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उनका कुछ परफॉर्मेंस काफी टाइम से नहीं पिकअप हो रहा है। और एक कोटक का कोई एसेट एलोकेटर फंड नहीं है, शायद से वो मल्टी एसेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली वो मल्टी एसेट एक आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड है, उसमें शिफ्ट करे, कंसोलिडेटेड करे, पोर्टफोलियो को थोड़ा छोटा रखे, और ये फंड जो मैंने कहा है उसमें वो चेंज करके ये स्ट्रेटेजी में वो अच्छी तरीके से वो अचीव हो सकता है उनका टारगेट। ओके तो यहाँ पर कुछ पोर्टफोलियो के बारे में आपको राय दी गई है, थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी, कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर, ये फंड्स जो है इनसे स्विच कर सकते हैं। 2-3 नाम आपको सजेस्ट किए गए हैं, बाकी आप कंटिन्यू कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, आप डिसेंट फंड्स एक्यूमुलेट कर लेंगे। महेंद्र हैं हमारे साथ अब फोन लाइन पर। महेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, माय क्वेश्चन इज आई एम हैविंग टू क्वेश्चन। One is 25,000 rupees I am having per month available for next 5 months, which I can invest in the mutual funds or equity market. And second is I am having 5 lakh rupees, which is available with, which can be used by after 5 years. 25,000 की SIP आप मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं अगले 5 साल के लिए? Yes, madam. और आपका गोल है अगले 3 साल में 5 लाख रुपए का, सही बात है? No. The 5 lakh rupees available with me, which is today available, which I can invest for 3 years, which I don't require in 3 years immediately. Which funds are required after 3 years. Okay. 5 lakh rupees available with तो me. इनके पास कुछ लमसम अमाउंट? Yes. Okay. Lump 5 lakh is available. Which I require after 3 और years. कितने टाइम के बाद आपको कुछ फंड्स चाहिए? For 3 years. अभी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, इमीडिएट तो कुछ नहीं है। ओके तो आप उसको भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 5 लाख का लमसम है, 25,000 की SIP करना चाहते हैं ये, और जानना चाहते हैं कि SIP किन फंड्स में करें अगले 5 इयर्स के लिए, प्लस जो ये लमसम अमाउंट है इसको 3 साल के लिए कहाँ लगा सकते हैं? लमसम के लिए वो डेफिनेटली मुझे जो जितना समझ में आया, उनकी आवाज थोड़ी सी उनकी दब रही थी, मुझे क्लैरिटी नहीं मिली, जितनी मुझे क्लैरिटी मिली उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उनके लिए म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड कैटेगरी जो रहती है वो काफी अच्छी कैटेगरी रहती है, जहाँ पे इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है। और वो उनके लिए क्यों अच्छी है, क्योंकि जो उनको SWP चाहिए, यानी उनको जो रिक्वायरमेंट आएगी, राइट, वो SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल वो हाइब्रिड फंड से वो कर सकते हैं 3-5 साल के बाद जब भी उनकी रिक्वायरमेंट हो। तो टेन्योर देखने जाए तो डायरेक्ट यानी इक्विटी फंड्स में डालने के लिए थोड़ा सा रिस्की होगा, इसके लिए वो हाइब्रिड कैटेगरी जा सकते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी में वो कैनरा रोबेको और ICICI के हाइब्रिड फंड देख सकते हैं, उनके पास दोनों एग्रेसिव और कंजर्वेटिव दोनों कैटेगरी के हैं, जहाँ पे वो 8 से 10% के अनुमान वो सोच सकते हैं मिलने का। तो हाइब्रिड कैटेगरी कर सकते हैं, और वो हाइब्रिड कैटेगरी में जो भी लमसम या तो फिर विड्रॉवल चाहिए, SIP करनी है 3 या 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां से वो फिर विड्रॉवल भी ले सकते हैं। ओके चलिए, तो ये आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है, उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर भी कुछ और सवाल हैं हमारे पास, उनको करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से कुछ ईमेल के थ्रू जो सवाल हमें मिले हैं उनको कर लेते हैं शामिल। प्रदीप ने एक सवाल भेजा है, मौजूदा SIPs जो इनकी चल रही हैं वो 17,000 के आसपास की हैं और 18 साल इनका टाइम होराइजन है। इनको हाई रिस्क हाई रिटर्न की जानकारी चाहिए, जानना चाहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स कौन से होते हैं, कितना रिस्क होता है, कितना रिटर्न मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ ELSS फंड्स भी इनको चाहिए। तो बेसिकली इनको पोर्टफोलियो जो बनाया हुआ है उस पर रिव्यू भी चाहिए, प्लस जानना चाहते हैं कि एडिशन कैसे कर सकते हैं, लमसम करनी हो तो, SIPs करनी हो तो। इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ज़्यादा क्लटर्ड इनका पोर्टफोलियो है, इनके पास
छोटी छोटी SIPs हैं, लेकिन SBI स्मॉल कैप, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल इंडिया, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, लॉन्ग टर्म एसेट टैक्स सेवर, स्मॉल कैप के बहुत ओवरलैपिंग है इनके पोर्टफोलियो में। तो पहले तो इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ठीक कीजिए, फिर बताइए कैसे अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। प्रदीप जी को ये एडवाइस रहेगी कि पहले तो जो वो 17,000 की जो SIP कर रहे हैं वो 18 साल में ऑलमोस्ट 1 करोड़ 30 लाख के आसपास वो अचीव कर सकते हैं उनका टारगेट। डेफिनेटली जैसे कहा आपने दीपाली, 6 to 7 फंड्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए, उससे ज्यादा फंड नहीं होने चाहिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि उसको रिव्यू करना, उसको एक बार देखना और वो सब चीज बहुत ही दिक्कत पड़ी रहती है। तो उनके पोर्टफोलियो के इसमें पहले तो मैं 4 फंड ऐसे बताऊंगा कि उनको उनमें से निकलना चाहिए। एक तो है आदित्य बिरला स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और निप्पॉन का फोकस्ड इक्विटी। और कौन से फंड को रिप्लेस करना चाहिए, कॉन्ट का जो स्मॉल कैप है उसमें उनको रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। PPFS का जो टैक्स सेवर फंड है वो उनको शामिल करना चाहिए, और कैनरा रोबेको का फोकस फंड। तो जो कैटेगरी है, डेफिनेटली कैटेगरी उनकी सब सही है, बट ओवरलैपिंग काफी हो रहा है। इसके लिए कुछ फंड से निकल के कुछ फंड्स को ऐड करना काफी सही रहेगा। ओके तो यानी थोड़ी ओवरलैपिंग कम कीजिए अपने फंड्स पोर्टफोलियो में। 18 साल में 1 से 1.5 करोड़ का रिटर्न, 1.5 करोड़ तक का रिटर्न आप पा सकते हैं। 6 से ज्यादा क्लटर्ड करने की जरूरत नहीं, छोटा पोर्टफोलियो रखिए। किन फंड से निकलना है, किन को आप ऐड कर सकते हैं, वो तमाम डिटेल्स आपके अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। क्वांट स्मॉल कैप, पारंपरिक टैक्स सेवर, कैनरा रोबेको फोकस इक्विटी, इन फंड्स को आप ऐड कर सकते हैं। जो स्मॉल कैप के 2-3 फंड्स आपने लिए हुए हैं उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। आदित्य बिरला सन लाइफ के स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड से बाहर निकलिए, यही सजेशंस हैं। अगला सवाल लेंगे, और हमें अगला सवाल भेजा है सचिन ने। 41 साल इनकी उम्र है, 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल इनके पास एक ही प्लान है, टाटा का लाइफ इंश्योरेंस फॉर्च्यून प्रो प्लान है, जहां पर मंथली 3000 की SIP चल रही है। तो फिलहाल इनके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नहीं है। तो 10 साल में अगर करोड़पति बनना है तो पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? सचिन जी को 10 साल में अगर करोड़पति बनना है तो 45,000 की SIP करनी पड़ेगी, जो वो 5 से 6 फंड में डिवाइड कर सकते हैं। इडलवाइज का लार्ज एंड मिड कैप रख सकते हैं, कैनरा का फोकस्ड फंड रख सकते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल्स यहाँ से काफी अच्छे दिख रहे हैं, तो निप्पॉन का या तो टाटा का बैंकिंग फाइनेंशियल फंड देख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में वो कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, और एक बैलेंस फंड भी रख सकते हैं जो ICICI का हाइब्रिड इक्विटी। तो ये 4 या 5 फंड या 5 से 6 फंड मैक्सिमम वो उसमें डिवाइड करके वो 45,000 की SIP कर सकते हैं। और टाटा का जो एक फंड है उसमें मैं दीपाली जी उनको कहना चाहूंगा कि आई थिंक यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मेरी सलाह ये रहेगी कि वो मिक्स ना करे, बहुत ही लंबी अवधि तक रखना पड़ता है। म्यूचुअल फंड का एक सबसे एक अच्छा बेनिफिट ये होता है कि वो लिक्विडिटी भी देता है और टैक्स एफिशिएंट भी है। और जब भी आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसे गोल्स जो नियर बाय गोल्स है वो आपको इसके लिए वो यूटिलाइजेशन करना है, तो काफी अच्छी तरीके से कर सकता है। और वही सामने यूलिप जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है, आपको 15-20 साल तक उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर उसका आपको अच्छी तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। ओके चलिए, तो आपको आपके पोर्टफोलियो पर भी राय दी गई है और उसी के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन चलिए फटाफट से कुछ फंड्स के नेम जान लेते हैं विरल से। किन फंड्स के साथ वो सजेस्ट करेंगे हमारे उन व्यूअर्स को जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेशली बिगनर्स के लिए? तो बताइए विरल, आपकी चॉइसेस क्या हैं? 4 फंड मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। एक तो मैंने जैसे कहा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स यहाँ से काफी अपबीट लग रहा है, यहाँ पे मूवमेंट काफी अच्छी दिख रही है। तो यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म टारगेट है और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करना है तो एक निप्पॉन का बैंकिंग फंड देख सकते हैं। पराग परीक्षा टैक्स सेवर, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है टैक्स सेवर में तो पराग परीक्षा टैक्स सेवर फंड देख सकते हैं। महिंद्रा टॉप 2250 निवेश योजना, ये एक फंड जो है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आता है, देख सकते हैं। और एक क्वांट का एक्टिव फंड है जो मल्टी कैप कैटेगरी में आता है। ये 4 फंड्स अभी अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, ये 4 फंड के साथ कर सकता है। ओके चलिए, तो ये फंड्स नोट कर लीजिए। निप्पॉन इंडिया बैंकिंग, पराग पारिक टैक्स सेवर,
साथ ही क्वांट एक्टिव फंड्स के साथ आप कर सकते हैं निवेश की शुरुआत। शुक्रिया विरल आने के लिए शो में और अपने व्यूज सभी क्वेरीज पर अपनी चॉइसेस हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। उसी के साथ यो मनी में इतना है, लेकिन खबर लगातार जारी है CNBC आवाज पर ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।